हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज जो है हम क्लास 10th का चैप्टर 1 रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो वीडियो है अपने चैनल चंदन सर ऑफिशियल पर डाल दिया है। आप नीचे इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जो है देख सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का कंटेंट जो है लगातार आप लोगों को देते रहे, ताकि आपका जो है एग्ज़ाम अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। चलिए आगे आप जो है एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। क्वेश्चन है, इसमें पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इसमें 5 क्वेश्चन है, जिसका पहला क्वेश्चन 140 है, जिसका अभाज्य गुणनखंड करना है। बच्चों आप लोग जो है इसको बड़ी सिंपल तरीके से जो है आप कर सकते हैं। 140 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है हमें। देखिए 140 को सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से जो है जिससे भाग लगे उसको जो है लगाते हैं। 2 से लगेगा, देखिए 70 लगेगा, 35 से फिर 2 से लगाइएगा तो 35, फिर 5 से लगाइए तो 5 सत्ते 35, फिर 7 से लगाइए तो 1। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 140 का बच्चों? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, यानी दो दो बार है तो 2 का पावर 2 गुने 5 गुने 7, यह इसका जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन सिंपल है, इस तरीके से जो है आप कर सकते हैं। 156 है, 156 का जो है फैक्टर कीजिए। 2 से लगेगा, 2 अठे 16, नहीं सॉरी 2 सत्ते 14, 2 अठे 16, फिर 2 से लगाइए, 2 तिया 6, 2 नमा 18, फिर 3 से लगाइए, 13 तिया 39, फिर 13 से लगाइए, 13 का 13। देखिए 256 का जो फैक्टर आ रहा है वह 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 13। तो यह 156 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। तीसरा क्वेश्चन है 3825, 3825 का फैक्टर करना है। छोटी से छोटी संख्या सबसे पहले जो इसको पूर्णतः जो है विभाजित करे वो सेलेक्ट करना है। यहाँ 5 है इकाई के अंक पर, 3 से लगा के देखिए, 3 से लगेगा, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15, फिर 3 से लग जाएगा, 3 चौका 12, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, फिर 3 से लगेगा, 3 एकन 3, 3 चौका 12, नहीं 3 से अब नहीं लगेगा, 5 से लगा के देखिए, 5 से कटेगा, 8 पंचे 40 और 5 25, फिर 3 5 से लगेगा, 17 पचे 85, फिर 17 एका 17। अब देखिए क्या सब आया इसमें। तो 3825 का जो है अभाज्य गुणनखंड हुआ 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी 3 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2 गुने 17। सिंपल तरीका है। इसी तरीके से जो है आगे जो है हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 5005 का जो है अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर इसका जो है फैक्टर कीजिए। फैक्टर होगा क्या? सबसे छोटी संख्या 2 से नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं, 5 से लगा के देखिए, लगेगा 5 एकन 5, 0 0 और 5 एकन 5। अब देखिए 3 से लगा के, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 से भी नहीं लगेगा, 7 से करके देखिए, 7 एकन 7, 7 एकन 7, 3 7 चौका 28, 7 चौका 28, 29 30, 7 से लग जाएगा, 7 से करिए, 7 एकन 7, 3 7 चौका 28, 29 30, 7 तिया 21, फिर 11 से लगेगा, 11 से लगाते हैं तो यह 13 से लग जाएगा, 13 से लगाइए तो एक मरतबे लगेगा, 13 एकन 13। तो इसका 5005 का अभाज्य गुणनखंड हो गया 5 गुने 7 गुने 11 गुने 30। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 है, 7429 का अभाज्य गुणन करते हैं। तो 7429 का जो अभाज्य गुणन कीजिएगा तो आप देखिए इकाई का अंक पर 9 है, तो पहले 3 से लगाएंगे तो 3 से यह नहीं लगेगा, 7 से भी लगाइएगा तो 7 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 चौका 3 से लगाइएगा, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3 से लग जाएगा, 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 12 13 14, 3 सत्ते 21, नहीं नहीं लग रहा है, 3 से नहीं लगेगा। अब जो है 4 से लगाइएगा, 4 से भी नहीं, तो अब 11 से लगा के देखिए, 11 से भी नहीं लगेगा, 13 से लगाइए, 13 से भी नहीं लगेगा, 13 से नहीं लगेगा, 17 से लगेगा, 17 से लगाइए, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85, 17 चौका
68। तो 17 चौका जो है 68, कितना हो जाएगा 6, और 17 तिया 51, 17 तिया 51 तो 11, तो 17 सत्ते 119। फिर जो है आप 19 से लगाइए, 19 से लगेगा तो 19, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 5 हो गया, 19 दिया 57, तो 23 हो गया। फिर 23 से लगेगा, 23 एकम 23, तो इसका जो होगा 7429 का जो है गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23। तो 7429 का जो है अभाज्य गुणनखंड हो गया 17 गुने 19 गुने 23। तो इस तरीके से आप जो है आराम से जो है एक एक जो है करके जो है आप जो है सवाल को जो है अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट आगे जो है सेकंड क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें जो है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यह फार्मूला भी होता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह एचसीएफ गुने एलसीएम के बराबर होता है। यह जो है आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इसके साथ साथ इसको जांच करके देखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है 26 और 91 का जो है आपको निकालना है एचसीएफ और एलसीएम। तो 26 का हो जाएगा 2 गुने 13, 13 दूनी 26 होता है, और 91 का हो जाएगा 7 गुने 13, 17 तिया 91 हो गया। अब इसका जो एचसीएफ हो जाएगा वह क्या होगा, तो आपको देखना है दोनों संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड, एक का 2 गुने 13 है, एक का 7 गुने 13 है। तो इसमें जो है जो संख्या उभयनिष्ठ है और दोनों संख्याओं में जो उभयनिष्ठ है उसका जो सबसे कम घात होगा, तो दोनों का घात 1 है, इस पर इसका भी घात 1 है, इसका भी घात 1 है, तो जिसका कम घात होगा वही होगा, तो इसका मौसा हो जाएगा 13। एलसीएम जो होगा लॉसा, वह इस दोनों में जो सबसे दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो सबसे अधिकतम घात का होगा वह उसका जो है एलसीएम होगा। तो 2 गुने 7 गुने 13, 2 है, 2 का घात 1 है, 7 का घात 1 है, और 13 का मैक्सिमम घात भी 1 है। तो इस दोनों को गुना करते हैं तो 13 सत्ते 91, 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। तो 26 और 91 का एचसीएफ हो जाएगा 13, एलसीएम हो जाएगा 182। अब क्या कर रहा है, जांच करके देख लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ बराबर एलसीएम के है कि नहीं। तो चलिए हम लोग जांचते हैं। सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल करते हैं। दो संख्या कौन कौन सी संख्या है, एक है 26 का और एक है 91। तो 26 और 91 को मल्टीप्लाई कीजिए, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 54, 5 और 9 दूनी 18, 18 और 5 हो जाएगा 23, 6 6 2366। अब आइए, यह तो दो संख्याओं का गुणनफल हो गया। अब एचसीएफ और एलसीएम का गुना करते हैं, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो एचसीएफ कितना निकाले हैं, एचसीएफ हो गया 13, एलसीएम हो गया 182। अब 182 और 13 को गुना करते हैं, 13 दूनी 26, 13 अठे 104 और 13 का 13, कितना हो जाएगा 2366। तो हम क्या देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जितना गुणनफल है उतना ही गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम का। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक इसी तरीके से जो है हम यह दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 510 और 92 का जो है एचसीएफ और एलसीएम का ज्ञात कीजिए, और संख्याओं का जो है गुणनफल जो है वह एचसीएफ एलसीएम के बराबर होता है। इसको जो है हम लोग करते हैं। अब आइए 510 का जो है गुणनफल करते हैं, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, और 92 का 92 का करते हैं।
तो 510 का जो है अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10। फिर जो है आपको यह 3 से लगा के देखिए, 3 अठे 24, 3 पंचे 15, फिर 5 से लगेगा, 17 पंचे 85, फिर 17 एका 17। तो 510 का जो है क्या सब आ गया? अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। और 92 का जो है करके देखिए, 92 का 2 से लगाइए तो 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छक्के 12, 23 से कट जाएगा, 23 का 23। अब आइए, यह हो गया 2 गुने 23, 2 का पावर 2 गुने 23, एचसीएफ यानी कि मौसा क्या हो जाएगा इसका? आपको दोनों का अभाज्य गुणनखंड देखना है, और दोनों के अभाज्य गुणनखंड में हम देखेंगे जो संख्या उभयनिष्ठ है उसमें जिसका सबसे कम घात होगा वही इसका मौसा होगा। तो इसमें जो है और इसमें दोनों में जो है 2 है, और यहाँ 2 का पावर 2 है और यहाँ 2 का पावर 1 है, तो सबसे कम घात वाला होगा इसका मौसा। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 2। फिर देखते हैं एलसीएम। लौसा निकालिए, इसका लघुत्तम समावर्त निकलेगा। तो आप देखिए, जो इसका अभाज्य गुणनखंड है उसमें प्रत्येक जितनी भी संख्याएं हैं उसमें उसका जो मैक्सिमम घात है उसको वही मैक्सिमम घात जो होगा वह इसका लौसा होगा। तो यहाँ 2 का मैक्सिमम घात हो गया 2 का पावर 2, उसके बाद हो गया 3 का पावर 1, 5 का पावर 1, उसके बाद 17 और गुने 23। सबको गुना कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 गुने 17 और गुने 23, 17 छक्के हो जाएगा 102 या 0 गुने 23। अब आइए 1020। अब इस दोनों को जो है गुना कीजिए तो 1020 को 23 से गुना करते हैं तो ये हो गया 0, 3 दूनी 6, 0, 3 एका 3, 0, 2 दूनी 4, फिर 0 और 2 एका 2, 0, 6, 4, 3, यानी 23,460 आता है। 23,460 आ रहा है। अब देखिए, अब कह रहा है इसको जांच करना है, तो इसको जांच कीजिए। पहले जो है दो संख्याओं का जो है गुणनफल करते हैं, तो दो संख्याओं का क्या करते हैं? गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? 510 को जो है 92 से गुना कीजिए। आइए 510 को 92 से गुना करते हैं तो 0, 2 एकान 2, 5 दूनी 10, फिर 0, 9 एकान 9 और 9 पचे 45, तो 0, 2, 9, 6 यानी 46,920 आता है। तो 46,920। अब आइए, दो संख्याओं का तो गुणनफल हो गया 46,920। अब एचसीएफ गुने एलसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ गुने एलसीएम, तो एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 2 निकाले हैं और एलसीएम कितना है? 23,460। अब जब इस दोनों को गुना कीजिएगा तो यह आ जाएगा 46,920। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, दो संख्याओं का गुणनफल वह बराबर हो जाएगा एचसीएफ गुने एलसीएम। तो बच्चों, हम लोग जो है देख रहे हैं कि पहला दूसरा क्वेश्चन जो हम लोग बनाए हैं, सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं, फिर एलसीएम निकालते हैं, और फिर जो है दोनों को जांचते हैं। तो जांचने पर जो है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाता है एचसीएफ गुने एलसीएम के। तो अब इसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन करते हैं। 336 और 54 का जो है पहले एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। आइए करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। 336 और 54 का जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो 336 और 54 का, तो सबसे पहले 336 का जो है फैक्टर कीजिए। सबसे छोटी संख्या 2 से लगाइए, 2 से लगेगा 2 एकान 2, 2 छक्के 12, 2 अठे 16, 2 से लगेगा 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 से लगेगा 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 21 दूनी 42, 3 सत्ते 21, 7 एका 7। अब आइए क्या सा फैक्टर निकला? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, 2 का पावर हो गया 4, 3 गुने
7। अब आइए 54 का करते हैं। 54 का जब फैक्टर कीजिएगा, 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नमा 27, 3 तिया 9, 3 एका 3। इसका फैक्टर आ गया 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 2 गुने 3 का पावर 3। अब एचसीएफ निकालिए। क्या कहे थे बच्चों, एचसीएफ कैसे निकलेगा? सबसे पहले हम देखेंगे दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ कौन सी संख्या है, तो 2 और 3 है। और 2 और 3 में जो जिसका घात सबसे कम होगा, तो 2 और 3 में यहाँ 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 1। यहाँ 3 का पावर 3 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 1। इसका मतलब हो गया 2 गुने 3। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 6। तो एचसीएफ निकल गया 6। अब आइए इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम लॉसा क्या हो जाएगा? प्रत्येक जो भी इसका फैक्टर किए हैं, अब देखिए इसमें जो है, जो अभाज्य गुणनखंड है, मैक्सिमम घात जिस संख्या का हो सब उसको जो है लिखेंगे। तो 2 का पावर 4 है, यहाँ 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 4। 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो 3 का पावर 3। और 7 है यहाँ पर, तो 7 का पावर 1। यह इसका एलसीएम हो जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, तो 2 का पावर 4 है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, और 27 हो गया। और यहाँ हो जाएगा 7 का पावर है, तो 7 का पावर 1 है, तो 7। अब आइए 16 सत्ते जो हो जाएगा, 16 को 7 से गुना कीजिएगा, 16 को 7 से गुना कीजिएगा तो 112 गुने 27। अब 112 को और 112 को और 27 को गुना कीजिए, तो 7 दूनी 14, 7 एकान 7, 1 8, 7 एकान 7, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 2 एकान 2। क्या हो जाएगा बुआ? 7 दूनी 14, 7 एकान 7, 1 8, 7 एकान 7, 2 दूनी 4, 2 एकान 2, 2 एकान 2, तो 4 8 4 12, 7 दूना 1 10, और 2 आए 3, यानी क्या 3024। तो इसका जो है एलसीएम निकल गया 3024। अब जो है एलसीएम निकल गया, एचसीएफ निकल गया है। फिर अब इसको जांचिए कि इसके दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। तो दो संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा? दो संख्याओं का गुणनफल संख्या है 336 और 54। तो इस दोनों को गुना कर लीजिए। 336 को 54 से गुना कीजिए, तो 4 छक 24 हासिल 2, 4 तिया 12, 13 14, 4 तिया 12, 12 1 13, 6 पंचे 30 हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18 हासिल 1, 5 तिया 15 आए 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 आए 8, और यह हो जाएगा 1, 18,144। तो इसका निकल जाएगा गुना करने पर 18,144। अब देखिए एचसीएफ और एलसीएफ, इसको गुना कीजिए तो एचसीएफ कितना निकला है 6, और एलसीएम कितना निकल गया है 3024। अब इसको गुना कीजिए तो 6 चौक 24 हासिल 2, 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 2 14 हासिल 1, तो 6 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0 1 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, तो 18,144। क्या हम देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वह एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इससे पहले जो क्वेश्चन बतलाए थे उसमें 2 संख्या थी, और अब जो है 3 संख्या लेके जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो तीनों संख्या का क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर करेंगे। तो इसका जो है अभाज्य गुणनखंड कीजिए। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में है 12, 15 और 21। तो पहले 12 का जो है अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12। अब आइए 15 का करते हैं, तो 3 पंचे 15, और 21 का करेंगे तो क्या होगा 3 सत्ते 21। अब एचसीएफ ज्ञात करते हैं, यानी मौसा ज्ञात करते हैं। तो मौसा जो हो जाएगा क्या होगा
यस, तीनों अभाज्य गुणनखंड में जो कॉमन है उसको देखेंगे। तो देखते हैं 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 1 तीनों में कॉमन है। और इसका जो है तीनों में जो सबसे छोटा घात होगा वही होगा इसका, तो इसका मौसा हो जाएगा 3। अब एलसीएम यानी लॉसा निकलेगा। अब देखेंगे जो तीनों में मैक्सिमम घात में हो जो संख्या, तो 2 गुने 2 इसको आप लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 1। तो लॉसा हो जाएगा 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। अब इस सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60 और 60 सत्ते 6 सत्ते 42, 420। तो इस तरीके से तीन संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड करके जो है हम लोग उसका जो है एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन सेकंड में भी 17, 23 और 29 का जो है तीनों का क्या करेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो 17 का 17, 23 को भी 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 23 का 23 और 29 तो 1 गुने 29। इसका जो है एचसीएफ जो हो जाएगा मौसम, वो तीनों में जो है उभयनिष्ठ जो संख्या है वह 1 है जो तीनों में है, और इसका घात भी एक ही है, तो इसका मौसा हो जाएगा 1। और एलसीएम जो हो जाएगा लॉसा वह हो जाएगा 17 गुने 23 और गुने 29। तो सबसे पहले जो है इसको चलिए गुना करते हैं। 23 और 29 को गुना करके देखते हैं क्या होता है। 9 दिया 27, 2 9 दूनी 18, 18 और 2 20, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 आए 5, सॉरी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 6, तो 600 कितना हो गया 67। 667 को जो है फिर 17 से गुना कीजिए तो 17 सत्ते 119, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102। अब इसको जो है जोड़िए 9 2 आए 3, 2 आए 3, 1 1, कितना हो गया 11,339। अब क्वेश्चन नंबर जो है थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है 8, 9 और 25 का। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिए, कितना होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 का पावर 3, 3 दिया 9, 3 का पावर 2 और यहाँ 25 है तो 5 गुने 5, 5 का पावर 2। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा जो इसमें कॉमन है उसमें देखिए 2 3 5 एक भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब है सब में एक ही कॉमन होगा, वह हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो एक होगा एचसीएफ और एलसीएम जो हो जाएगा लॉस ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट घात के रूप में जो है तो 2 का पावर 3, 3 का पावर 2, 5 का पावर 2, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दिया 9 और 5 25, कितना हो जाएगा 9 8 72 गुने 25, 25 दूनी 50 और 25 छक्के 150 और 25 सत्ते 175, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 7 1 8, 1800। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। तो इस तरीके से जो है हम जो है दो संख्या हो, चार संख्या हो, किसी को भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एचसीएफ 306 और 657 का है, दिया हुआ 9, तो एलसीएम निकालना है 306 और 657 का ज्ञात करना है। तो दो संख्या दी हुई है 306 और 657, तो हम सूत्र से जो है इसको आराम से बना सकते हैं। सूत्र क्या होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। एलसीएम दिया हुआ, एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम ज्ञात करना है, तो आप एलसीएम बराबर हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल, संख्या कौन कौन सी दी हुई है, तो 306 और गुने 657, इस दोनों को गुना कीजिए। एचसीएफ दिया हुआ है कितना, एचसीएफ दिया हुआ है 9,
इसको काट के देखे, कटना हो काट के देखते हैं। 9 सत्ते 63 और 9 तिया 27, कितना हो गया? 73 से कटा तो 306 को 73 से गुना कीजिए। 306 को 73 से जब गुना करेंगे तो 3 छक 18, 3 तिया 9, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 7 तिया 21, 8 3 9 4 13, 2 2, कितना आ रहा है? 22,338। अतः क्या निकल गया? एलसीएम जो निकल गया बच्चों, एलसीएम कितना? 306 और 657 का, वह हो गया 22,338। तो इस प्रकार से जो है, अगर 4 है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। इसमें अगर चारों में से 3 दिया हो और कोई भी कह रहा हो निकालने के लिए, तो आसानी से इस फॉर्मूले से एचसीएफ या एलसीएम या पहली संख्या या दूसरी संख्या निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। क्वेश्चन 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर प्राप्त हो सकती है। अब देखिए बच्चों, यहाँ कह रहा है कि 6 का पावर n अंक 0 पर प्राप्त हो सकती है। सबसे पहले 6 का पावर n जो है, इसको मान लेते हैं कि एक प्राकृतिक संख्या जो a के बराबर है। यह तो माना a बराबर 6 का पावर n। अब 6 का फैक्टर करते हैं, इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 2 गुने 3 आएगा, तो 2 गुने 3 का पावर n हो जाएगा, तो 2 का पावर n गुने 3 का पावर n। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो एक संख्या जो है प्राकृतिक संख्या, इसके लिए अभाज्य गुणनखंड क्या आता है? 2 और 3, यानी 6 के लिए अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 3 आता है। लेकिन शून्य पर समाप्त होने के लिए 2 और 3 के अलावा 5 भी आना चाहिए। तो स्टेटमेंट लिखते हैं, चूंकि 6 का पावर n का अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसमें केवल 2 और 3 ही आता है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही आएगा। यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय है। अतः हम कह सकते हैं कि 6 का पावर n अंक के शून्य प्राप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है, अतः 6 का पावर n अंक 6 का पावर n अंक में 0 नहीं प्राप्त होगा। यही होगा प्रूफ। देख लीजिए, इसमें कह रहा था कि जांच करके हमें बतलाना है कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर प्राप्त हो सकती है। तो इसका चूंकि फैक्टर जब हम करते हैं 6 का पावर n का, तो 2 और 3 आता है।
इसमें जो है 5 कहीं नहीं आता है, जबकि शून्य होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जो कि ऐसा नहीं है। तो हम लिख दिए हैं कि चूंकि 6 का पावर n अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसमें केवल 2 और 3 ही आता है। अतः अंक गणित के आधारभूत प्रमेय से 6 का पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 ही आएगा, यह अद्वितीय है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं 6 का पावर n अंक के इकाई जगह पर 0 प्राप्त होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 आना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। अतः 6 का पावर n अंक में शून्य नहीं प्राप्त होगा। तो अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें कह रहा है कि व्याख्या करना है कि 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 और 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो सबसे पहले आप देखिए कि भाज्य संख्या कहते किसको, भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या जो है, भाज्य संख्या में हम लोगों को पता है कि वैसी संख्या जो एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग लग जाए, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वैसी प्राकृतिक संख्या जिसमें एक से भी भाग लगे, स्वयं से भी लगे और अन्य संख्या से भी भाग लग जाए, उसे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वह 4 है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। इसका अगर आप फैक्टर कीजिएगा तो क्या सब आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। तो यह भाज्य संख्या जो है, व्याख्या करना है आपको जो भाज्य संख्या है, तो इसके लिए आपको जो है या तो इसका गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या अगर आती है तो यह जो होगा क्या होगा, भाज्य संख्या होगी। तो मान लेते हैं, माना a बराबर 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13। अब आइए यहाँ देखिए, यहाँ 13, यहाँ भी 13 है, बीच में प्लस है। 13 सबसे पहले क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल देते हैं। तो बच गया कितना, 7 गुने 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 गुने 11 सत्ते 77 और प्लस 1 78 हो जाएगा। फिर आप जो है इसका गुणनखंड कीजिएगा तो 13 छक 78 तो द्वितीया 6, 13 छक 78 तो द्वितीया 6। इसका मतलब हम क्या देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं वह ए भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसका गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं, अतः चूंकि ए के अभाज्य गुणनखंड में ए के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं हैं, ए के गुणनखंड में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं। आप कह सकते हैं 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं, अतः ये एक क्या है, भाज्य संख्या है। पुनः इसी तरीके से मान लेते हैं b बराबर, माना b बराबर 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। अब देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ प्लस 5 है, इसमें से 5 कॉमन ले लीजिएगा तो बचेगा क्या, 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 प्लस 1। अब इस सबको गुणा कीजिए, द्वितीया 6, 6 चौक 24, 24 छक्के 144 और 144 सत्ते, 144 सत्ते 7 चौक 28 और 7 चौक 28 29 30 3 7 1 7 7 3 10, 1008 और प्लस यह 1 तो क्या हो जाएगा, 1009। अब 1009 का क्या करेंगे, फैक्टर करते हैं। तो 1009 का जो फैक्टर कीजिएगा तो यहाँ 3 से लगाइए, 3 दिया 9, 3 दिया 9, 3 छक्का 3 से नहीं लगेगा, 7 से लगाइए, 7 1 7, 7 चौक 28, 7 से भी नहीं लगेगा, 7 से नहीं लगेगा, 11 से लगाइए, 11 से भी नहीं लगेगा। इसका मतलब है 1009 का जो है कोई फैक्टर नहीं होगा, तो आपका जो है यहीं तक रह जाएगा। तो 5 गुने 1009
9। इसका मतलब बी जो अभाज्य संख्या है उसका बी जो बी है उसका अभाज्य गुणनखंड में 1, 5 और 100 1009 ही आएगा। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि बी के अभाज्य गुणनखंड में 1, 5 और 1009 आता है, इसीलिए ए का इसीलिए बी का अभाज्य बी का गुणनखंड करने पर 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं आती है, अतः बी भी एक भाज्य संख्या है। तो इस तरीके से जो है हम लोग जो है व्याख्या कर सकते हैं कि कौन संख्या जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि जो है भाज्य संख्या में फैक्टर के रूप में 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या आनी चाहिए। जब हम ए इसको मानते हैं और बी जब इसको मानते हैं तो हम देख रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं के रूप में आती है, अतः यह जो है एक भाज्य संख्या है। 7 देखिए, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। अगर खेल के मैदान के चारों ओर क्या है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। तो सोनिया को लग रहा है कितना मिनट? एक चक्कर लगाने में सोनिया को जो है 18 मिनट लग रहा है। और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को कितना लग रहा है? रवि को 12 मिनट लग रहा है। अब देखिए, मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो सोनिया को 18 मिनट और रवि को 12 मिनट लग रहे हैं और स्थान भी एक है, समय भी एक है और एक ही जगह से एक ही दिशा में चल रहे हैं। तो यह दोनों जो मिलेंगे वह 18 और 12 का जितना लौसा होगा उतने मिनट के बाद ये दोनों मिलेंगे। तो सबसे पहले हम 18 और 12 का क्या निकाल लेते हैं? लौसा निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 18 का हो जाएगा 2 तिया 6, 6 त्रिक 18, 2 गुने 3 का पावर 2, और 12 का जो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 का पावर 2 गुने 3। एलसीएम जो निकलेगा 18 और 12 का वह हो जाएगा कितना? 2 का पावर 2, मैक्सिमम घात वाला 3 का पावर 2। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, 4 नंबर कितना हो गया? 36। इसका मतलब है 36 मिनट के बाद जो है 36 मिनट के बाद जो है यह सोनिया और रवि जो है एक दूसरे से जो है एक ही स्थान पर मिलेंगे। सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर जो है मिलेंगे। तो इस तरीके से बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का जो है टोटल 7 क्वेश्चन था। 7 क्वेश्चन को जो है एक एक करके जो है हमने सॉल्व किया है। इसमें अगर कोई डाउट रहा तो आप जो है कमेंट सेक्शन में जाके जो है कमेंट कीजिए। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगले चैप्टर जो है इसी तरीके से सीरीज बाय सीरीज मैं आप लोगों को बताते चलूँगा। यह जो सेशन है 24-25, हमें उम्मीद है कि आप यहाँ से लाभान्वित होकर जो है अपना बोर्ड का एग्जाम अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा। एक एक करके जो है आपको जो है सारा सलूशन दिया जा रहा है। तो आप जो है लाइक करते रहिए, पढ़िए, मस्त रहिए। थैंक यू।